हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसकी आज क्लास नंबर 5 है और आज हम पढ़ेंगे बायोम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि बायोम क्या होता है। देखो, किसी विशेष एरिया के समस्त पादप और जीव आदि का सम्मिलित रूप से अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहाँ पर जितने भी जीव हैं, यानी कि जो भी मान लो जैसे वन है, वहाँ पर जितने भी जंगली जानवर रह रहे हैं वन में, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका, पक्षियों का सम्मिलित जो अध्ययन किया जाता है ना, वो बायोम में किया जाता है फ्रेंड्स। और जो बायोम है वो कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के हैं, स्थलीय और जलीय। इनमें अलग अलग नाम हैं इनके, जैसे विषुवतीय वन बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, टैगा बायोम, ये इस तरह से हैं फ्रेंड्स। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले जलवायु के आधार पर जो इनको बांटा गया है, सबसे पहला है विषुवतीय वन बायोम। नाम से पता चल रहा है हमें, विषुवतीय वन बायोम। जो विषुवतीय जो वन बायोम है वो कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से और 10 डिग्री तक, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। कौन से वन बायोम पाए जाते हैं, विषुवतीय वन बायोम पाए जाते हैं। इक्वेटर के 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक जो ये बायोम है, विषुवतीय बायोम, ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर रहता है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी है, जो औसत वर्षा होगी वो होगी 200 सेंटीमीटर से भी अधिक। और जो ये विषुवतीय वन बायोम है, इनमें क्या है, जो वन है ना, उनमें प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक पाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें देखिए आगे अमेजन वन या सेलवास। इसमें क्या है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के पास है कौन सा बायोम, अमेजन वन या सेलवास। और यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जो अमेजन वन है ना, इनको विश्व का कार्बन सिंक भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का कार्बन सिंक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अमेजन वन को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अमेजन वन है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि वहाँ से निकला नहीं जा सकता है जल्दी सी। अच्छा, वो ज़्यादा गहरे हैं, वहाँ पे ज़्यादा पेड़ हैं, तो क्या है, वो ज़्यादा CO2 गैस है उसको, जैसे जो इनटेक कर रहे हैं, जो पेड़ है ना, वो CO2 गैस को ले रहे हैं। तो CO2 गैस तो पेड़ लेते हैं और वो छोड़ते क्या हैं, O2 गैस। तो हमें ऑक्सीजन अधिक से अधिक वहाँ से मिल रही है, और CO2 को वो ये सांस लेते हैं ना, जो पेड़ होते हैं वो इनटेक कर रहे हैं CO2 का। तो वो क्या हो गई, कार्बन सिंक हो गई, यानी कि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सिंक हो गई। तो ये कहलाते हैं कार्बन के सिंक। और अब जो मानवीय गतिविधियाँ हो रही हैं ना अमेजन वनों में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो वो वन है उनको नुकसान हो रहा है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया है अमेजन वन का, कि जो कार्बन सिंक हैं वो कौन से वन कहलाते हैं। ठीक है, आगे है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन जो है ये अमेरिका में है, अफ्रीका में फ्रेंड्स, सॉरी, अफ्रीका में है। कांगो बेसिन कहाँ है, अफ्रीका में है। ये हो गया अफ्रीका में। और जो इंडो और मलेशियन क्षेत्र हैं उनको भी विषुवतीय वन जो हैं ये, इनमें शामिल किया जाता है। और इनमें कौन सा क्षेत्र आएगा, जावा आएगा, सुमात्रा आएगा और इंडोनेशिया आएगा। ठीक है, कांगो बेसिन है वो है अफ्रीका में, और इंडो मलेशियन क्षेत्र हैं वो भी विषुवतीय वनों में शामिल किए जाते हैं, जिसमें जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया शामिल है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है भारत में विषुवतीय वन बायोम है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, सह्याद्री में, पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। और अगर पर्टिकुलर एक स्टेट पूछा जाए तो वो है असम। तो भारत में अगर पर्टिकुलर एक स्टेट पूछा जाए जहाँ पे विषुवत वन है, वो कहाँ है, वो है असम में। और ये सारे के सारे जो भी ये स्टेट्स हैं, इनका कुछ कुछ पार्ट आता है विषुवतीय वन में। ठीक है, आगे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जिनमें ये विषुवतीय वन बायोम है। तो ये है 13% भाग है विश्व के क्षेत्रफल का जिन पर विषुवतीय वन बायोम पाए जाते हैं। और विश्व की कुल नेट प्राथमिक उत्पादकता है वो है 40%। किसकी, विषुवतीय वनों की।
विश्ववित्तीय जो वन है उनकी कुल प्राथमिक उत्पादकता है वो है 40%, और विश्ववित्तीय वन बायोम है वो विश्व के 13% क्षेत्र पर फैले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मानसूनी वन है, दूसरे मानसूनी वन, इनको और किस नाम से जानते हैं? मानसूनी वन को पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं मानसूनी वन को। और वर्षा की सीमितता होती है, जो ये मानसूनी वन है ना, यहाँ वर्षा सीमित होती है। यहाँ पे औसत वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। और जून से लेकर और सितंबर तक यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ पे जो कौन सा एरिया है जहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं, ये हैं जो कि भूमध्य रेखा से आगे चल के जो 10 डिग्री सेल्सियस तक तो थे, वो अमेजन वाले जो विश्ववित्तीय वन थे वो थे। और जो 10 से आगे 15 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों अक्षांशों में पाए जाते हैं मानसूनी वन। और इनमें जो मेन जो पेड़ हैं वो कौन से हैं? साल, शीशम, आम, नीम, पीपल, बांस, सागौन, जामुन और महुआ, ये पेड़ पाए जाते हैं मानसूनी वनों में। अच्छा, इनका जो मेन क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है? ब्राज़ील में और मध्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में ये जो वन है ये पाए जाते हैं। आगे है, ये ज़्यादा इनका क्या महत्व है? जो ये मानसूनी वन है, इनकी जो मानसूनी वन की जो लकड़ी होती है ना, वो उसका व्यापार किया जाता है। लकड़ी व्यापार के लिए काम में लाई जाती है, बहुत ही कोमल लकड़ी होती है। और यहाँ पर एक ही जाति के वन बहुत ही पास मिल जाते हैं, तो इसका मतलब व्यापार भी ज़्यादा हो सकता है। मानसून से पहले यहाँ पे जो पत्तियाँ गिरा देते हैं, और जो मानसून आएगी तब नई नई कोपलें आती है। जो ये मानसूनी जो भी ये बायोम होंगे, यहाँ पर मानसून आने से पहले जो पेड़ हैं वो पत्तियाँ गिरा देंगे, फिर बारिश होगी तो फिर उनमें नई नई कलियाँ आएंगी। ठीक है, आगे हैं फ्रेंड्स तीसरे नंबर के बायोम, वो है भूमध्य सागरीय वन बायोम। देखिए, जो भूमध्य सागरीय वन बायोम है उनको और किस नाम से जानते हैं? रूम सागरीय। क्या? रूम सागरीय वन बायोम कहते हैं भूमध्य सागरीय वन बायोम को। कहाँ से कहाँ तक? ये पृथ्वी पर दोनों अक्षांशों में, नॉर्थ और साउथ में 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच पाए जाते हैं ये रूम सागरीय या भूमध्य सागरीय वन बायोम। और ये केवल पश्चिमी तटों पर ही मिलते हैं। ये जो महाद्वीप के जो ये तट होंगे ना, ये सिर्फ इनके पश्चिमी तटों पर ही मिलेंगे, जहाँ पे जो ये सागर होंगे, और इनका नाम भूमध्य सागर के नाम पर पड़ा है। कितने क्वेश्चन बन गए? देखो, जो भूमध्य सागरीय वन बायोम है वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कितने अक्षांशों से कितने अक्षांशों के बीच? 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित हैं। अच्छा, भूमध्य सागरीय वन बायोम का दूसरा नाम क्या है? रोम सागरीय बायोम। किस सागर के नाम पर नाम पड़ा है? भूमध्य सागर के नाम पर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये केवल पश्चिमी तटों पर ही पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन बायोम। और इनमें जो भी ये लकड़ी होती है ना वृक्षों की, तो क्या होता है इसमें? वृक्षों की जो पत्ती होंगी वो मोटी होंगी और कठोर होंगी, और जो छाल होती है वृक्षों की वो भी कठोर होती है और मोटी होती है। और इसमें मेन जो वृक्ष हैं वो कौन से पाए जाते हैं? वो हैं ओक, बर्च, मैपिल, लेचस्टरनट, चीड़, कार्क, वुड और कुछ झाड़ियाँ और फूल वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यूरोप में भूमध्य सागरीय जो बायोम है उसमें कौन से पेड़ मुख्य हैं? उसमें है ओक पेड़। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ओक पेड़ पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? भूमध्य सागरीय बायोम के कौन से क्षेत्र में? ये यूरोप में पाया जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो भूमध्य सागरीय बायोम का प्रमुख पेड़ है वो है यूकेलिप्टस। इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए हैं दोनों। यूरोप का तो इम्पोर्टेंट कौन सा पेड़ है? ओक है, और ऑस्ट्रेलिया का है यूकेलिप्टस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर का बायोम, ये है शीतोष्ण कोणधारी या फिर टैगा बायोम। और ये कहाँ से कहाँ मिलता है? ये मिलता है 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच हैं, वो टैगा वन बायोम पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी बायोम में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा बायोम कवर करता है? वो करता है ये वाला शीतोष्ण कोणधारी या फिर टैगा बायोम। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैला है शीतोष्ण कोणधारी या टैगा बायोम। इसमें कोणधारी वन मिलते हैं जिनकी पत्तियां पेड़ों की नुकीली होती हैं, और जो मेन जो पेड़ हैं वो कौन से हैं? स्प्रूस है, पाइन है, बर्च है, पोपलर है। और
इन टैगा वनों में और क्या है, इन बायोमों में क्या है, विश्व का सबसे कम टेम्परेचर वाला स्थान पाया जाता है। कौन सा है वो? रूस के साइबेरिया में है, वर्खोयांसक, और वहाँ पे टेम्परेचर रहता है -50 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इस वर्खोयांस को और क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। और इसमें क्या है, ये पोडजोल मिट्टी मिलते हैं यहाँ पे। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पोडजोल मिट्टी पाई जाती है। टैगा जो ये बायोम है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी जानवर होते हैं उनकी स्किन मोटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे टेम्परेचर भी माइनस में ही रहता है। ठीक है, आगे है घास के मैदान। घास के मैदान है, उनमें कौन से बायोम है वो देखिए। सबसे पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के बायोम। जो उष्ण कटिबंधीय घास के बायोम हैं उनमें क्या होता है, देखिए इसमें ना शुष्क और आर्द्र ऋतु होगी। जो उष्ण कटिबंधीय घास के बायोम है यहाँ पे शुष्क और आर्द्र ऋतु होगी। वर्ष भर यहाँ पे टेम्परेचर अधिक रहेगा और यहाँ पर दोपहर के बाद मूसलाधार वर्षा होती है। और इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं, वो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कुछ पार्ट आता है उष्ण कटिबंधीय घास के बायोम में। और देखिए कोलंबिया, वेनेजुएला में सेलवास वनों के उत्तर में ये घास के मैदान पाए जाते हैं और इनको यहाँ पे लानोस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देखिए, कोलंबिया, वेनेजुएला में इनको सेलवास के वनों के उत्तर में पाए जाते हैं ये घास के मैदान। जो कोलंबिया में और वेनेजुएला में जो सेलवास वन है ना, उनके उत्तर में है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको वहाँ पे लानोस बोला जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि कोलंबिया में या वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, लानोस बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ब्राज़ील में जो ये घास के मैदान है या जो ये घास के बायोम है, जो बायोम है ये घास के, इनको ब्राज़ील में बोला जाता है कंपोस, जो कि सेलवास के दक्षिण में है। ठीक है, सेलवास के दक्षिण में है कैंपोस, और ये जो घास के मैदान है ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। फिर है स्थानीय भाषा में इनको क्या कहते हैं, सेराडो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इन घास के बायोमों को सेराडो कहा जाता है और अफ्रीका में कहा जाता है इनको पार्क लैंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देख लीजिए घास वाले एक बार। देखिए ये शुष्क और आर्द्र ऋतु में ये उष्णकटिबंधीय घास के बायोम पाए जाते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे पूरा साल ऊंचा रहता है। दोपहर के बाद यहाँ पे मूसलाधार बारिश आती है। कुछ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में ये घास के जो ये बायोम है उष्णकटिबंधीय घास के बायोम ये पाए जाते हैं। फिर है कोलंबिया और वेनेजुएला में जो सेलवास वन है उनके उत्तर में घास के जो मैदान पाए जाते हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय घास के बायोम, और इनको यहाँ लानोस कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में घास के बायोम को कंपोज कहा जाता है। ये सेलवास के दक्षिण में है ब्राज़ील वाले। फिर स्थानीय भाषा में घास के मैदानों को इनको कहा जाता है सेराडो, और अफ्रीका में कहा जाता है पार्कलैंड। मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। सारी लाइन एक नंबर के एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। घास के मैदान थे उसमें एक हो गया उष्ण कटिबंधीय, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या घास के बायोम। तो ये दो प्रकार के हैं, स्टेपीज और प्रेरीज। जो स्टेपीज और प्रेरीज हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के बायोम हैं, और यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घास बोई जाती है। ये खुद नहीं उगती, ये बोई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, स्टेपीज कौन से घास के बायोम हैं, इनमें शुष्क क्षेत्र में होते हैं जो वो घास, वहाँ पे बोला जाता है उसको स्टेपीज, और घास की ऊंचाई है यहाँ पे 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची। ठीक है, स्टेपीज में जो घास की ऊंचाई है 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची है, शुष्क क्षेत्र है यहाँ पे। और जो प्रेरीज है यहाँ पे आर्द्र क्षेत्र है, और यहाँ पे घास की ऊंचाई होती है 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई। एक बार फिर से देख लीजिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के बायोम है वो दो प्रकार के हैं, स्टेपीज और प्रेरीज। जो स्टेपीज है वो शुष्क क्षेत्र हैं, और यहाँ पे जो घास पाई जाती है उसकी ऊंचाई होती है 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची। जो प्रेरीज हैं वो आर्द्र क्षेत्र हैं, और यहाँ पे घास की ऊंचाई होती है 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पे 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घास होती है औसतन, और यहाँ पे ये घास जो है इनमें बोई जाती है। ये नेचुरल नहीं उगती है, यहाँ पे बोई जाती है घास। अच्छा, जो ये शीत कटिबंधीय जो भी घास के ये मैदान है ना, ये विश्व के दुग्ध स्थल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए शीतोष्ण में कौन से क्वेश्चन बने हैं कि जो शीतोष्ण घास के मैदान है ना वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। फिर उनके नाम पूछ लेगा, तो स्टेपीज और प्रेरीज 4 दे देगा, उनमें से एक होगा या फिर 3, 2 ये दे देगा और एक नन ऑफ दीज दे देगा, एक दोनों दे देगा। इस तरह से क्वेश्चन होगा। एक तो ये हो गया है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन हो गया है, ये घास जो है ये नेचुरल होती है या आदमी द्वारा बोई जाती है, ठीक है। फिर है एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे कि जो ये विश्व के दुग्ध स्थल हैं ये कौन से घास के मैदान हैं, ये हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। आगे देखते हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, ये देखिए आप। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये 5-6 लाइन आएंगी ये। देखिए शीतोष्ण जो घास के मैदान हैं शीतोष्ण कटिबंधीय है, उनको उत्तर अमेरिका में तो बोलते हैं प्रेरीज। क्या बोलते हैं उत्तर अमेरिका में? प्रेरीज। दक्षिण में बोलते हैं पंपास। दक्षिण में क्या बोलते हैं? पंपास। और अर्जेंटीना में इनको हार्ट ऑफ अर्जेंटीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है पंपास को? अर्जेंटीना में हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। अच्छा, यूरोप में घास के मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो यूरोप में कहलाते हैं स्टेपीज, और हंगरी में कहलाते हैं पुस्ताज, अफ्रीका में वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, उनको उत्तर अमेरिका में बोलेंगे प्रेरीज, दक्षिण में बोलेंगे पंपास, अर्जेंटीना में इनको कहते हैं हार्ट ऑफ अर्जेंटीना, यूरोप में कहते हैं स्टेपीज, हंगरी में बोलते हैं पुस्ताज, अफ्रीका में वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ठीक है। देखिए 1, 2, 3 ये 6-7 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो प्रेरीज है ना, प्रेरीज घास के मैदान, इनको कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व का अन्न भंडार या विश्व की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जीके का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, ये है चसोजम मृदा है। जो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ना, इनमें जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है? चसोजम है इसका नाम। वैसे ये काली मिट्टी की तरह ही मृदा होती है, ठीक है। ये एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला है टुंड्रा बायोम। जो टुंड्रा बायोम है वो कहाँ है? वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होगा वहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, तो वहाँ पे इतने ऐसे पेड़ पौधे तो होंगे नहीं। वहाँ पे क्या है? छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और जो प्राथमिक उत्पादकता है ना यहाँ पे, ये सबसे कम कहाँ है? टुंड्रा बायोम में ही है। और यहाँ का मुख्य पशु है रेंडियर। और यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? एस्किमो जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पे लोग बर्फ़ का घर बना के रहते हैं जिसको बोलते हैं इग्लू, और ये मांस खाते हैं। देखो कितने क्वेश्चन बन गए हैं, फिर से देखते हैं। जो टुंड्रा बायोम है वो कहाँ पे है? ध्रुवीय क्षेत्रों में है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, टेम्परेचर बिल्कुल ही माइनस में होता है, बर्फ़ पड़ती है, इसलिए वहाँ पे पेड़ कम ही पाए जाते हैं। पाए जाती हैं तो छोटी छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता जो है वो सबसे कम पाई जाती है। सब बायोम से कम जो प्राथमिक उत्पादकता होगी वो होगी टुंड्रा बायोम में। फिर है यहाँ पे जो मुख्य पशु है वो कौन सा है? वो है रेंडियर। और जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी जाति है एस्किमो। अच्छा, फिर है ये जो एस्किमो जाति के लोग हैं ये बर्फ़ का घर बना के रहते हैं, उस घर को कहते हैं इग्लू, और ये लोग मांस खाते हैं, ठीक है। ये था टुंड्रा बायोम फ्रेंड्स। अगला है सागरीय बायोम। जो सागरीय बायोम है ना वो कहाँ पे है? देखो 200 मीटर की गहराई तक क्या है? सनलाइट पहुँच पाती है। तो अगर सनलाइट 200 मीटर की गहराई तक पहुँच पाएगी तो कई जीव जन्म ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। हमने पढ़ा भी था वो प्लैंकटन वाला जो टॉपिक था उसमें कि जो 150 से 200 मीटर की गहराई तक ही जो प्लैंकटन जीव है वो जन्म ले पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ही 200 मीटर तक पहुँच पाती है। तो जो सागरीय जो जीव होंगे वो कहाँ तक होंगे? 200 मीटर की गहराई तक होंगे। आगे है सागरीय जीवों का जो निवास स्थान है, वो निवास स्थान के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा है, प्लैंकटन, नक्टन और बेंथस, ठीक है। प्लैंकटन, नक्टन और बेंथस, ठीक है। आगे देखते हैं। जो प्लैंकटन हैं ये कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं समुद्र में 200 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं, और छोटे छोटे पादप और छोटे छोटे जीवों के सामूहिक रूप को कहते हैं प्लैंकटन। आगे है
ये प्लैंकटन को भी आगे बांटा है इसने दो भागों में, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन है इनमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं, और ये ऑटोट्रोप्स हैं यानी कि ये स्वपोषित हैं। और इनमें शामिल करते हैं हम शैवाल और डाइटम। ये एक प्रकार के छोटे छोटे समुद्री पौधे होते हैं, शैवाल और डाइटम। और शैवाल और डाइटम किस किस प्रजाति में आते हैं, ये हैं फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि ये जो प्लैंक्टन होते हैं ये एक प्रकार का पौधा होता है, स्वपोषित होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण से क्रिया के द्वारा, जैसे क्या करेगा, सनलाइट आएगी तो सनलाइट मिलेगी, और क्या है यहाँ पे कैल्शियम होता है इसमें पानी में, और इसके साथ साथ पानी से ये ऑक्सीजन ले लेता है, तो ये अपना पौधा इस प्रकार से भोजन बनाता है ये, ठीक है। आगे है जूप्लैंक्टन। जो जूप्लैंक्टन है उसमें शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च स्तर के मांसाहारी और अवसाद और अपघटक यानी कि जो सी के जो भी जीव है ना, इनमें जूप्लैंक्टन में इनको शामिल किया जाता है। आगे है नेक्टन। जो नेक्टन है ये समुद्र में विभिन्न गहराइयों पर विभिन्न तैरने वाले प्राणी हैं, जो भी मछलियां हैं ना वो नेक्टन में शामिल होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए जो समुद्र की मछलियां हैं उनको और किस दूसरे नाम से जानते हैं, वो है नेक्टन। और जो बेंथस है वो क्या है, वो सागर तल पर रहने वाले जीव हैं। तो एक बार इनको फिर से देखिए, जो प्लैंकटन होगा, प्लैंकटन को दो भागों में बांटते हैं और प्लैंकटन पाया जाता है सागर में सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक, यानी कि ऊपरी पानी में पाया जाता है, ठीक है। आगे है जो नेक्टन है वो विभिन्न गहराइयों में होगा। जो नेक्टन है उसमें तो हम मछलियों को शामिल करते हैं, मछलियां तो कम गहराई पे भी होंगी और अधिक गहराई पे भी होंगी, तो जो नेक्टन है वो कम गहराई पे भी होगा और अधिक पे भी होगा, तो इसकी तो विभिन्न विभिन्न गहराइयां हैं, ये कहीं कहीं पाए जा सकते हैं नेक्टन। आखिर में है बेंथस। जो बेंथस होता है ना वो सागर के तल पर रहता है। ये जो बेंथस होगा ये सबसे अधिक गहराई में यानी कि सागर की तली में रहने वाला है ये बेंथन जीव, ठीक है। तो ये थे हमारे सागरीय बायोम, जिसमें हमने पढ़े प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथस, ठीक है फ्रेंड्स। ये थे हमारे बायोम्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा बायोम किसे कहते हैं, किसी विशेष एरिया के समस्त पादप जीव इन सब का सम्मिलित अध्ययन ही बायोम कहलाता है। बायोम दो प्रकार के हैं, स्थलीय और जलीय। तो फिर जलवायु के आधार पर हमने बायोम को बांटा है। पहला है विषुवतीय वन बायोम, जो कि भूमध्य रेखा के 0 डिग्री जो है वहाँ से लेके और 10 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों अक्षांशों में ये पाया जाता है। टेम्परेचर है 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक। विषुवतीय वन बायोम में सबसे अधिक जो प्राथमिकता है वो इन्हीं बायोम में पाई जाती है, विषुवतीय वन बायोम में। फिर इसी का ही पार्ट है अमेजन वन। जो अमेजन वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के पास, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहलाते हैं, और इनको अमेजन को बोलते हैं कार्बन सिंक। आगे है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन है अफ्रीका में, और इंडोनेशिया में मलेशिया के जो क्षेत्र है ना यहाँ पे भी ये वाले वन पाए जाते हैं। और ये तीन जगह जो विषुवतीय वन पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। भारत में पाए जाते हैं ये विषुवतीय वन मुख्यतः तो असम में। वैसे जो भी हमारे पूर्वी राज्य हैं इनमें जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो 7 सिस्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है विषुवतीय बायोम, वो है 13%। और कुल जो यहाँ पे नेट प्राथमिक उत्पादकता है वो 40% है, जो कि सबसे अधिक है। फिर हमने पढ़ा मानसूनी वन। इनको पर्णपाती वन भी कहते हैं। जून से सितंबर में यहाँ वर्षा होती है। औसत वर्षा है 100 सेंटीमीटर। सीमित वर्षा होती है और मुख्यतः ये 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों अक्षांशों में ये मानसूनी वन पाए जाते हैं। और पेड़ हैं आम, नीम, पीपल, बांस, शीशम, साल, जामुन, ये वाले पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। और मेन जो स्थान है जो ये मानसूनी वनों के बायोम के, वो हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका और ब्राज़ील। आगे है भूमध्य सागरीय वन बायोम। जो भूमध्य सागरीय वन बायोम है इनको रूम सागरीय बायोम के नाम से भी जानते हैं। दोनों अक्षांशों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच ये स्थित हैं। पश्चिमी तटों पर ही पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, ये जो भूमध्य सागरीय वन बायोम है ये केवल पश्चिमी तटों पर पाए जाते हैं और इनका नाम भूमध्य सागर के नाम पर पड़ा है। और यहाँ पर जितने भी जो पेड़ है ना उनकी पत्ती भी मोटी है और छाल भी मोटी है और कठोर होते हैं। मुख्य पेड़ हैं चीड़, कार्क, वुड, और जो ये मैपिल, बर्च और ओक और कुछ अलग अलग तरह की झाड़ियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं।
एक ये मुख्य था कि यूरोप में भूमध्य सागरीय बायोम का मुख्य पेड़ है ओक और ऑस्ट्रेलिया में है यूकेलिप्टस। आगे है 4th नंबर पे टैगा बायोम या शीतोष्ण कोणधारी, जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी बायोम में सबसे ज़्यादा जगह कवर करते हैं, जो शीतोष्ण कोणधारी हैं ये। और यहाँ पे मुख्य पेड़ हैं वो है बर्च, पॉपुलर, पाइन, स्प्रूस, और सबसे कम टेम्परेचर है यहीं पे वर्खोयांश जो जगह है वहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस, और इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो है पोडजोल मिट्टी। तो क्वेश्चन बन गया शीतोष्ण कोणधारी वनों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पोडजोल मिट्टी। और यहाँ के जो भी जानवर होंगे स्किन उनकी मोटी होगी। आगे है घास के मैदान या घास के बायोम, वो क्या हैं, उष्णकटिबंधीय घास के बायोम हैं जो वहाँ पे शुष्क और आर्द्र ऋतु पाई जाती है। वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है, दोपहर के बाद यहाँ बारिश होती है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका है उनके क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। और ब्राज़ील में इन घास के बायोम को कहा जाता है कंपोज, और सेलवास के दक्षिण में है कंपोज, और जो ये स्थानीय भाषा है वहाँ की उसमें सेराडो कहा जाता है। अफ्रीका में पार्कलैंड कहा जाता है। किसको कहा जाता है ये है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। आगे है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को दो भागों में बांटते हैं, स्टेपीज और प्रेयरीज। स्टेपीज शुष्क होते हैं, प्रेयरीज आर्द्र होते हैं। और जो स्टेपीज हैं यहाँ पे घास होती है 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची, क्योंकि यहाँ शुष्क है और क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है। और जो प्रेयरीज हैं वहाँ पे 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंची घास पाई जाती है, क्योंकि ये आर्द्रीय क्षेत्र हैं। और इनको विश्व का दुग्ध स्थल भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे घास उगाई जाती है और अधिक से अधिक पशुपालन किया जाता है। आगे है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहाँ पे क्या कहते हैं, उत्तर अमेरिका में कहते हैं प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपाज, यूरोप में स्टेपीज, हंगरी में पुस्ताज, अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और प्रेरीज है उसको विश्व का अन्न भंडार, विश्व की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में वो है चसोजम, जो कि काली मिट्टी के जैसी दिखाई देती है। लास्ट में है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम जो है उसमें क्या है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, टेम्परेचर माइनस में होता है, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, रेंडियर पशु है वो सबसे इम्पोर्टेंट पाया जाता है। वहाँ पे एस्किमो जाति के लोग बर्फ़ के घर यानी कि इग्लू बना के रहते हैं, मांस खाते हैं, और यहाँ की प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। आगे पढ़ेंगे सागरीय बायोम। सागरीय बायोम को गहराई के आधार पर 3 भागों में बांटा है। और ये पहला है प्लैंकटन, जो कि प्लैंकटन जो है ये एक तरह की सागरीय है, ये मान लो घास जैसा ही होता है। और ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, और 200 मीटर की गहराई तक ये पाए जाते हैं। 2 भाग हैं इसके, फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन जो है वो तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जो जूप्लैंकटन है उसमें शाकाहारी, मांसाहारी और उच्च स्तर के मांसाहारी शामिल होते हैं। अगला है नेक्टन। जो नेक्टन है वो प्लैंकटन से थोड़ी अधिक गहराई में यानी कि अलग अलग विभिन्न गहराइयों में पाया जाएगा। और ये मछलियाँ होती हैं, नेक्टन में हम मछलियों को शामिल करते हैं जो कि तैरने वाले प्राणी होते हैं, विभिन्न तरह की मछलियाँ होंगी। अगला था बेंथस। जो बेंथस है वो बिल्कुल अधिक गहराई में रहने वाले हैं जीव समुद्र में, और ये सागर तल पर रहते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा बायोम का टॉपिक। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।